हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो वापस से आपका स्वागत है। 24 फरवरी 2021 शिफ्ट 2 पेपर जेईई मेंस का। होप आप सभी लोगों का अच्छा गया होगा। ऑलरेडी हम लोग 2021 में 24 फेब को जो शिफ्ट 1 में पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन डिटेल में डाल चुके हैं। ठीक है, अब 2021 शिफ्ट 2 की बात चल रही है। शिफ्ट 2 का हमने हिंदी में पूरा पेपर कन्वर्ट कर लिया है। वापस से मैं आपको बता रहा हूँ, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। ठीक है, उसको मैंने ही खुद ने कन्वर्ट किया हिंदी में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, निम्नलिखित दिए गए यौगिकों के लिए एरोमेटिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की दर की तुलना करें। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा गया था। एरोमेटिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एरोमेटिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आपको बीच में एक मीजेनहाइमर कॉम्प्लेक्स बताया था। मीजेनहाइमर कॉम्प्लेक्स बनता है साहब, और मीजेनहाइमर कॉम्प्लेक्स में क्या बनता था? कार्ब ऋणायन बनता था। क्या बनता था? कार्ब ऋणायन बनता था। और कार्ब ऋणायन को कौन ज्यादा स्थायी करेगा? जितने अधिक -m-i वाले समूह लगे होंगे ऑर्थो पैरा पे। तो यहाँ पर तीन समूह लगे हुए हैं -m-i वाले ऑर्थो पैरा पे। यहाँ पे 2 ऑर्थो पैरा पे -i-m वाले लगे हैं, यहाँ पर 1 लगा है और यहाँ पर 1 भी नहीं है। तो सबसे ज्यादा नाभिक स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति दर की तुलना किसकी ज्यादा होगी? मेरे हिसाब से तो 4th की होनी चाहिए, फिर 3rd की होनी चाहिए, फिर 2nd की होनी चाहिए, फिर 1st की होनी चाहिए। ये तो आपको रूम ताप पर ही दे देगा। इसमें आपको कुछ ना कुछ 100 डिग्री के लगभग तापमान लेना पड़ेगा। इसमें आपको 150 डिग्री के लगभग तापमान लेना पड़ेगा इसकी अभिक्रिया कराने के लिए, इस एरोमेटिक प्रतिस्थापन को कराने के लिए। और ये तो देगा ही नहीं, ये देगा तो डाउस प्रोसेस के तरीके से देगा, जिसमें बेंजाइन मैकेनिज्म अपन ने देखा था। क्यों नहीं होता? पार्शियल यहाँ पर क्या बनते थे? आंशिक द्विबंध चरित्र आ जाते थे। ठीक है ना। ब्यूना एस में एस क्या होता है? पहली बात तो ब्यूना एस क्या होता है वो पता होना चाहिए। ब्यूना एस के एकलक देखते हैं। ब्यूना एस के एकलक क्या होंगे? ब्यूना एस के एकलक होंगे ब्यूटाडाइन, और ब्यूटाडाइन भी कौन सा? 1,3 ब्यूटाडाइन, और साथ में क्या होगा? स्टाइरिन होगा। साथ में क्या होगा? स्टाइरिन होगा। ब्यूटा 1,3 डाइन क्या होता है हमारा ये, और स्टाइरिन क्या होता है हमारा? फिनाइल रिंग पर एल्कीन लगी होती है, ये हमारा स्टाइरिन होता है। तो यहाँ पर ये हमें S रिप्रेजेंट करता है, बाकी ये पूरा का पूरा ब्यूना रिप्रेजेंट करता है, यानी कि S क्या होगा हमारे लिए? स्टाइरिन, यानी कि सेकंड आंसर आ गया। ब्यूना S में S क्या होता है? निम्नलिखित को परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक है। अब इस यौगिक को इस यौगिक में परिवर्तित करना है। मुझे 4 आइटम दिए हुए हैं, उनकी मदद से देखना है कौन इसको अच्छे से अभिकर्मक, कौन सा अभिकर्मक लेने पर ये अच्छे से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें बदल जाएगा। तो सबसे पहला जो आइटम दिया है आपको पता होना चाहिए, NH2 OH- दिया हुआ है। OH- की जगह पर यहाँ पर ETO- ले लिया उन लोगों ने, तो ETO- लिया है। तो याद करो आप, ये कौन सा है? वुल्फ किश्नर अपचयन। वुल्फ किश्नर अपचयन में ये अभिकर्मक यूज होता है। ठीक है ना, वुल्फ किश्नर अपचयन में ये अभिकर्मक यूज होता है। ऑलरेडी मैं हर बच्चे को बोलता था क्लीमेंसर और वुल्फ किश्नर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले पेपर की तरह ही दूसरा पेपर भी बहुत ज्यादा आसान है। एनसीईआरटी बेस्ड पेपर है पूरा। रेड फॉस्फोरस प्लस Cl2 ये कुछ नहीं कर पाएगा। रेड फॉस्फोरस प्लस HI होता तो वो पूरे के पूरे जितने भी एल्कीन सबको निपटा देता। वो किसमें? एल्केन के अंदर। H2 निकल की बात करें तो H2 निकल यहाँ पर एल्कीन को भी उड़ा देगा और कार्बोनिल को भी उड़ा देगा, और उड़ा के कहां पे लेके जाएगा? अगर मैं बात करूं तो कार्बोनिल को तो OH में बदल देगा, और बाकी का सारा यहां पर इस तरह से बदल जाएगा, ये H2 निकल की वजह से। सोडियम बोरोहाइड्राइड की बात करें तो सोडियम बोरोहाइड्राइड एल्कीन का तो कुछ नहीं कर पाएगा, एल्कीन तो वैसी की वैसी रहेगी, और इसको अल्कोहल में बदल देगा। तो ये भी हमें नहीं चाहिए, ये भी हमें नहीं चाहिए। हमें तो क्या चाहिए? हमें तो चाहिए यहाँ पर C डबल बॉन्ड वो हट जाए। C डबल बॉन्ड वो हटने के लिए हमारे पास या तो क्लीमेंसन अपचयन हो सकता था या फिर वुल्फ किश्नर अपचयन हो सकता था। क्लीमेंसन अपचयन में भी पंगा होता। पंगा क्या होता? यहाँ पर ये एल्कीन जो दी है उस पर HCl का योग हो जाता। वहां पे क्या होता है? ZnHg प्लस HGl होता था, तो ZnHg प्लस HCl में HCl का यहाँ पर योग हो जाता। यही तो दिक्कत थी। अम्लीय सेंसिटिव होता है वो। यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड पूरा उड़ाना है मेरे को, तो सबसे मेरे लिए अच्छा क्या है? वुल्फ किश्नर अपचयन, जो कि कार्बोनिल यौगिक को सीधे एल्केन में परिवर्तित कर देता है। 4th देखो, स्तंभ मिलान कीजिए। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, स्वागत है आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाले चैप्टर में। ठीक है, वापस एनसीईआरटी बेस्ड सवाल पूछा हुआ है, सिंपल सा सवाल है। ठीक है, आपको बस इतना सा याद होना चाहिए था कि कौन सी दवाई में, एक एक एग्जांपल याद करने दे। जो एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, जो फेमस स्ट्रक्चर है, मॉर्फिन आपने देख ही रखे होंगे। मॉर्फिन का स्ट्रक्चर बहुत फेमस है। मॉर्फिन आपने देखा होगा। पहले मॉर्फिन को करते हैं, यहाँ से अपन क्या तुक्का बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तुक्का बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हालांकि मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, बच्चा मुझे ऑप्शन नहीं बता पाया था, तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन बना लूंगा।
तो मॉर्फिन की बात करें तो जो मिलिट्री वाले होते हैं, मिलिट्री वाले जनरली इंजेक्शन लेके घूमते हैं, जब उनको गोली वगैरह लग जाती है या चोट लग जाती है तो मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाते हैं। तो मॉर्फिन का इंजेक्शन बेसिकली कहाँ पे इस्तेमाल होता है? दर्द निवारक के लिए इस्तेमाल होता है, दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है तुरंत रूप से। तो दर्द के लिए कौन सी चीज होती है? एनाल्जेसिक, यानी कि बी का मेरे हिसाब से क्यों आना चाहिए, बी का मेरे हिसाब से क्यों आना चाहिए। फिर विटामिन B12 की बात करते हैं, डी की बात करते हैं, विटामिन B12 की। तो विटामिन B12 की कमी से खून की कमी होती है साहब, खून की कमी होती है, तो खून की कमी को एनीमिया बोलते हैं, यानी कि डी का पी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है विटामिन B12 से। नोरेथिंड्रोन, नोरेथिंड्रोन जो है वो एंटी फर्टिलिटी ड्रग होता है, यानी कि गर्भ निरोधक वाली गोलियां जो होती है वो होती है। तो नोरेथिंड्रोन जो है वो एंटी फर्टिलिटी हो जाएगा आपका। ट्रैंकुलाइजर, ट्रैंकुलाइजर क्या होता है? जो पागल लोगों को दवाई दी जाती है, जो पागल मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं या फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, उनको ट्रैंकुलाइजर दी जाती है। ठीक है, मैं आपको जब मैं पढ़ाया था, जब भी मैंने बोला था कि देखो पानी की टंकी के अंदर जो पागल खाना होता है उसमें ट्रैंकुलाइजर घोल के रखते हैं, तो आप कभी भी पागल खाने जाओ तो वहाँ का पानी मत पीना, ये मैंने बोल के रखा था जब चैप्टर पढ़ाया था। ठीक है, तो यहाँ पर वैलियम बचा हुआ है, तो वैलियम आपका आंसर आ जाएगा। तो ए का आर, बी का क्यू, सी का एस, डी का पी। वैलियम एक ट्रैंकुलाइजर है, मॉर्फिन एक एनाल्जेसिक है, नोरेथिंड्रोन जो है एंटी फर्टिलिटी, विटामिन B12 जो है वो आपका एनीमिया की कमी करता है। सिंपल सा लॉजिकल तरीके से अभी आप इसको कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। एक तुक्का, मतलब एक भी बैठ गया ना आपका तो फिर आंसर आप इजीली लगा सकते हो। मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं थे, फिर भी मैंने बिठा लिया। देखो गैब्रियल थैलीमाइड, फैलाथीमाइड लिख रखा है, कोई बात नहीं। गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण द्वारा निम्नलिखित में से कितने एमीन तैयार किए जा सकते हैं? तो गैब्रियल थैलीमाइड में भैया हम केवल और केवल प्राइमरी एमीन बना सकते हैं, यानी कि प्राथमिक एमीन का निर्माण कर सकते हैं। तो प्राथमिक एमीन ढूंढो, ये हमारा प्राथमिक एमीन है, ये भी प्राथमिक एमीन है, ये भी प्राथमिक एमीन है। चक्कर क्या पड़ गया? ये भी प्राथमिक एमीन है। हालांकि ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं आया था, यहाँ पर ये ऑप्शन फर्स्ट था, इसको आप ऑप्शन थर्ड मानो और इसको सेकंड मानो और इसको फोर्थ मानो। ठीक है, इंटीजर के रूप में सवाल पूछा गया था, क्योंकि यहाँ पर सिंगल करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता, सिंगल करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता। ये इंटीजर के रूप में सवाल पूछा गया होगा, पक्की बात है। तो इंटीजर के रूप में अगर इसका सवाल पूछा गया होगा तो मैं इसका सॉल्यूशन पहले बता दूं आपको। इसका सॉल्यूशन आएगा तीन कौन से आएंगे? पहला आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा और यहाँ पर चौथा आ जाएगा। सेकंड वाला यहाँ पर नहीं बन सकता। गैब्रियल थैलेमाइड से हम उन्हीं अमीन को बना सकते हैं। पहली बात तो प्राथमिक अमीन को बना सकते हैं जो SN2 क्रियाविधि से चलते हो। गैब्रियल थैलेमाइड में होता क्या है? देखो ये हमारा थैलीमाइड है, CONH, थैलिक एसिड से बनता है। थैलिक एसिड के अमोनिया के साथ कराते थे, अमोनिया के बाद भाई गैब्रियल थैलेमाइड सबसे अच्छा प्रोसेस क्यों था? क्योंकि थैलिक एसिड वापस से बनता था, है ना। गैब्रियल थैलीमाइड की रिएक्शन कराई हमने KOH के साथ, OH माइनस ने इसका H लिया, यहाँ पर कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी बीच में, बात समझ में आ रही होगी आपको, N पे माइनस, और फिर यहाँ से हम लोग अल्काइल हैलाइड पे आक्रमण करवाते थे, पीछे से SN2 आक्रमण। भैया ये अल्काइल भी तो ऐसा होना चाहिए जिस पे आक्रमण हो सके। तो ये जो अल्काइल ग्रुप दिख रहा है आपको, क्या इस पे आक्रमण हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? यहाँ पर SN2 अभिक्रिया हो नहीं सकती। यहाँ हो सकती है साहब, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, लेकिन यहाँ नहीं हो सकती। अगर आपसे पूछा था कौन तीव्र गति से बहुत बढ़िया क्वालिटी मिलेगा तो तीसरा आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ पर कौन कौन प्राथमिक एमीन की तरह गैब्रियल थैलेमाइड से बना सकते हो? तो पहला, तीसरा, चौथा, 3 आंसर आएंगे। सेकंड वाला नहीं बन सकता। देखो आप खुद देखो ना, यहां पर क्या बनता, फिर यहां पर C डबल बॉन्ड O NR। हालांकि ये लाइन हर मास्टर लिखाता है, मैं अपनी नहीं बोलूंगा, हर एक टीचर लिखवाता है कि प्राथमिक एमीन का निर्माण गैब्रियल थैलेमाइड से बेस्ट तरीका कोई है ही नहीं प्राथमिक एमीन बनाने का। लेकिन साथ के साथ एक चीज और बतानी चाहिए कि SN2 वाली क्रियाविधि भी यहाँ पे फॉलो होती है, और फिर इसका जल अपघटन कर देंगे क्षारीय माध्यम में। तो यहाँ पर आप कुछ नहीं करना, OH इधर, H इधर, OH इधर, H इधर, ये बन गया आपका RNH2 बन गया। लेकिन ये R कहाँ से जुड़ा है? ये R SN2 से जुड़ा है, और अगर आप SN2 ही नहीं करवा पाओगे तो फिर कैसे जुड़ेगा भैया? PHNH2 नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक का निर्माण एल्काइन की अभिक्रिया HgSO4 ओ माय गॉड द्वारा नहीं किया जा सकता? अच्छा, नहीं किया जा सकता। ये कौन सी रिएक्शन है? कुचरोव रिएक्शन। कुचरोव रिएक्शन वेरी फेमस, हर एक बच्चे को पढ़ाई जाती है। कुचरोव अभिक्रिया है, ठीक है, एल्काइन की एकमात्र अभिक्रिया है जिससे हम लोग एकमात्र तो नहीं बोलेंगे, एल्कीन के ऊपर इसको जनरली यूज नहीं करते, एल्काइन के ऊपर यूज करते हैं। क्या करते थे? RC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 तनु H2SO4 के साथ करवाते थे। क्या लगाते थे? मार्कोनिकॉफ नियम लगाते थे, लेकिन बिना पुनर्विन्यास के, विदाउट रीअरेंजमेंट। याद आ रहा है आपको? बिना पुनर्विन्यास के मार्कोनिकॉफ नियम लगाते थे। नॉन क्लासिकल कार्बोनाइन बनता था। यहाँ पर क्या बनता था? यहाँ पर OH, यहाँ पर आपको याद आ रहा होगा H,
इस तरह से सिचुएशन बनती थी। ठीक है, आप शॉर्टकट भी बताया था आपको, शॉर्टकट ऐसे लगा सकते हो। फिर इसका क्या करना है, चला व्यवता यानी कि टॉटोमेजम लगाना है, तो क्या बनेगा, RCOCH3 बनेगा। तो भैया एक बार बताओ, अच्छा CH3CHO किससे बन सकता था, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर OH यहाँ पर H, फिर उसका चला व्यवता कर दो। ये कैसे बन सकता था, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, यहाँ पर OH यहाँ पर H, चला व्यवता कर दो, ये भी बन जाएगा साहब। सेकंड वाले में अगर आप एल्कीन चुनोगे तो एल्कीन ये वाली आएगी और इसमें चला व्यवता लगाओगे तो भैया ये बनेगा आपका एसीटोन। ये वाला एल्डिहाइड तो कभी बन नहीं सकता, इसलिए आंसर सेकंड आ गया। फोर्थ वाला बच्चा इधर देखो, फोर्थ वाले में एल्काइन ये होगी, OH इधर H इधर कर लो। ठीक है, तो सेकंड वाला आंसर कभी नहीं बन सकता, तो आंसर सेकंड आ जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन से डाइजोनियम लवण की अभिक्रिया बीटा नेफ्थोल NaOH के साथ रंगीन डाई देगा। अच्छा, रंगीन डाई की बात कर रही है बीटा नेफ्थोल की। पहले तो बीटा नेफ्थोल क्या होता है, ये आपका बीटा नेफ्थोल है, ये अल्फा, ये बीटा नेफ्थोल की अभिक्रिया कराना है साहब। बीटा नेफ्थोल में जगह कहाँ खाली है, अल्फा पोजीशन पे खाली है, यानी कि डाइजोनियम कहाँ जुड़ेगा, अल्फा पे जुड़ेगा, यानी कि N डबल बॉन्ड N, यहाँ पर जो भी आइटम जोड़ना चाहते हो। अब N डबल बॉन्ड N जुड़ा है तब जाके यहाँ पर कलर आना चालू हुआ है, स्कारलेट रेड करके आपको कलर लिखाया था, रेडिश ऑरेंज करके कलर लिखाया था, स्कारलेट रेड करके। तो भैया यहाँ पर किसको जोड़ा अपन ने, डाइजोनियम को जोड़ा। डाइजोनियम बनता किसका है, एनिलीन का बनता है, कम से कम कैसा बनता है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे तभी जाके डाइजोनियम का निर्माण हो पाएगा। चाहो तो आप NaNO2 प्लस HCl ले लो, चाहो तो आप HNO2 ले लो। याद करो 0 से 5 डिग्री पर इन सीटू साइड पे बनाया जाता था, है ना। 0 से 5 डिग्री से ऊपर लोगे तो N2 गैस गायब हो जाती थी। यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम लवण बन जाएगा। और बेंजीन डाइजोनियम लवण केवल और केवल जब आपका पीएच से NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पर पीएच के साथ NH2 नहीं है, बेंजीन के साथ NH2 नहीं है, तो ये डाइजोनियम तो नहीं बना पाएगा, है ना। और यहाँ पर ये तो बना ही नहीं सकता, केवल और केवल फोर्थ बना सकता है, इसलिए फोर्थ आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा पेपर था आपका ऑर्गेनिक का। जितने क्वेश्चन मेरे को याद थे मैंने पूछे थे, उसके हिसाब से मैंने आपको डिस्कस कर दिया, हिंदी में मैंने कन्वर्ट किया है। कुछ गलती हो गई तो माफ कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे के आपके जितने भी पेपर्स होने वाले हैं, मतलब इन फ्यूचर जो भी जेईई मेंस का पेपर आप लोग अटेम्प्ट करने वाले हो, तो आपको यहाँ से हिंट लेनी चाहिए उसके लिए। हालांकि अब जो हो चुका है मेरे हिसाब से तो आपने अपना बेस्ट ही दिया होगा। अगर आप अपना बेस्ट नहीं दे पाए हैं तो आपको मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, यहां से आप एक निष्कर्ष निकालो कि पूरा पेपर जो है एनसीईआरटी बेस्ट पेपर बनाया गया है। हालांकि उन्होंने मक्कारी थोड़ी सी की है, जो चीज मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि जो चीज उन्होंने एनसीईआरटी के सिलेबस में से फिलहाल बोर्ड के लिए हटा दी, उन्होंने वो वाले क्वेश्चन दे दिए, इसमें वो देने नहीं चाहिए थे, लेकिन आप उसका फायदा उठा सकते हो। ठीक है ना, अब नेक्स्ट जो भी एग्जाम होगा। थैंक यू सो मच।